नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक गंभीर और संवेदनशील विषय पे आपसे बात कर लें। ये कलकत्ता में एक महीना पहले 9 अगस्त 2024 को एक महिला डॉक्टर, यंग डॉक्टर की लाश मिली थी 9 अगस्त की सुबह उनके सेमिनार रूम में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में हत्या हुई थी और रेप भी हुआ था। मैं इस विषय पे आपको, क्योंकि बहुत से लोगों का है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, किस बात का प्रोटेस्ट है, कौन पकड़ा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बातें हैं, बहुत से प्रश्न हैं। मैं उसको सिलसिलेवार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ममता बनर्जी जी इस वाले मामले में क्यों जवाबदेही ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा उनके ऊपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला रोज़ बढ़ता जा रहा है। शनिवार रविवार को बड़ा प्रोटेस्ट था। रविवार मतलब कल के रोज़ एक कलकत्ता के सारे लोगों ने मिलकर, अलग अलग, कोई पार्टी नहीं था, स्वतः स्फूर्त था। एल्यूमिनाई एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन, ये सारे लोग मिलकर कलकत्ता की सड़कों पे उतरे और उन्होंने इसका एक जोरदार प्रदर्शन किया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने समझनी चाहिए और मांग की हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो प्रमुख बात ये भी है, और ये भी समझिए वो बहुत ही वाइड स्प्रेड था। उस वाइड स्प्रेड प्रदर्शन के बाद उन्होंने रविवार की रात, संडे की रात से लेकर सुबह तक का एक सांकेतिक नहीं, जिसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हुआ, एक प्रोटेस्ट रखा। रात भर लोग जगे रहे और इसको प्रोटेस्ट करते रहे। पूरा देश देख रहा है, क्योंकि कलकत्ता कई मामलों में देश को राह भी दिखाता है, संवेदनशील है, महिलाओं के मामले में बहुत ही संवेदनशील है। और वहाँ पे अगर इस तरह की घटना हुई है तो कभी कभी ये लगता है कि ये चक्र का जो पहिया है ना, वो पूरा एक चक्कर घूम गया है। ममता बनर्जी जी 1992 में, 1992 में जब वो कांग्रेस में थी, एक दिव्यांग लड़की के साथ, ऐसा कहा गया था उस समय कि उसका रेप हुआ था, उसको लेके ये राइटर्स बिल्डिंग पे मार्च की थी। ज्योति बासु जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे और वो बड़ा उस समय हंगामा हुआ था उसको लेके। शायद उससे कई गुना ज़्यादा हंगामा इस बार हो रहा है। जो डिमांड है, पहले वो भी समझ लीजिए कि वो डिमांड क्या है। वो डिमांड ये है कि सबसे पहली बात जो बार बार कही जा रही है कि भाई ये जो अरेस्ट हुआ है, ये रेप और मर्डर एक व्यक्ति का काम है या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे। शक की सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि उस लड़की के शरीर पे 25 इंजरीज मिली थी। तो अगर 25-26 इंजरीज मिल रही हैं तो ये एक व्यक्ति के लिए रेप करना, मर्डर करना, 25 इंजरी, ये बहुत संभव नहीं है प्राइमा फेसी। दूसरा ये है कि जो मांगा जा रहा है कि अरेस्ट ऑफ ऑल द कल्प्रिट्स। अगर भाई ये प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है तो सभी का होना चाहिए। दूसरा ये हो रहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मास्टरमाइंड। भाई ये क्या जो व्यक्ति पकड़ा गया है, राय, उसी का काम है या इसके पीछे कोई और साजिश है, इसकी बात भी हो रही है। और जो एक डिमांड और है कि देयर इज जो कल भी इन लोगों ने, इन संगठनों ने डिमांड रखी कि ये इंफॉर्मेशन बताई जाए कि जो इस समय क्या एक कोई पॉसिबल लिंक है जो भयंकर, मतलब इस रेप और मर्डर में, और जो एक सारे मेडिकल कॉलेजेस में, कलकत्ता में आपकी जानकारी के लिए बता दूं 26 मेडिकल कॉलेज हैं और 26 मेडिकल कॉलेज के सारे जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इस समय प्रदर्शन धरना करते हैं। ओपीडीज अफेक्टेड हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडोर जो है, मतलब जो पेशेंट एडमिट भी हैं, उसमें बेड खाली हैं। जहाँ पे मारामारी रहती है बेड के लिए, बेड खाली हैं क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। 8 से 10 हज़ार जूनियर डॉक्टर्स हैं इन 26 मेडिकल कॉलेज में। तो एक डिमांड ये भी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन बताइए कि क्या एक पॉसिबल लिंक है जो इतना भयंकर भ्रष्टाचार और जो माफिया राज अक्रॉस मेडिकल कॉलेज, सारे मेडिकल कॉलेज में भयंकर भ्रष्टाचार है और माफियाओं का आतंक है।
इस बारे में ये भी कहा है कि अब उस पर एक बड़ा धमाका ये हुआ कि इन्हीं के अपने एक एमपी जवाहर सरकार साहब हैं। जवाहर सरकार जी आईएएस रहे हैं, जो प्रसार भारती थी है उसके सीईओ रहे हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने एक लंबा लेटर लिखा है ममता बनर्जी को और उन्होंने कहा है कि वो अब इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि थर्सडे को वो उपसभापति से मिलेंगे, सभापति से मिलेंगे, उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनको मिलके वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने इस पे बहुत व्यथा भी की है। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है जो सबको हो, ये जो इस्तीफा दे रहे हैं ये कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड इस्तीफा नहीं है। नहीं तो अभी तक क्या होता है कि देश में 100 लोग अगर कहीं पार्टी छोड़ते हैं तो उसमें 95 से ऊपर बीजेपी डरा के, धमका के, ललचा के, कुछ ना कुछ करके, पैसा दे के, ये करके वो करके पार्टी छुड़वाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर जवाहर सरकार हैं ये बहुत ही स्टॉन्च मोदी जी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट भी किया है जब बातचीत में और अपने ट्वीट में कि वो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो एक तरह से राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने इस पत्र में एक लंबे चीज़ें लिखी और उन्होंने एक और चीज़ कहा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो ममता जी से उनका कहना ये है कि आप ये जो हर बात में राम और बाम, मतलब हर चीज़ में बीजेपी को लपेटा जाता है कि भाई राम मंदिर वाला इशू लेके कि ये बीजेपी का काम है और बाम ये लेफ्ट का काम है, ये फर्क बात है। उन्होंने पहले जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं उस पर सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत ढंग से आप इसको हैंडल कर रही हैं, सरकार की इसकी गलत ढंग से इसको हैंडल किया गया है। ये आप हर चीज़ में वो जो उनकी टक्कर में मतलब ये हर चीज़ में टक्कर कन्फ्रंट नहीं किया जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको खुद निकलना पड़ेगा। आप खुद जाके उनसे बात करती हैं, आप उन लोगों से करती हैं, क्योंकि आपके से नीचे किसी लेवल पे ये मामला सुलझेगा नहीं, ये वो साफ साफ कह रहे हैं। क्योंकि ये ममता जी को हैंड्स ऑन खुद ही करना पड़ेगा। उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसा ये अभूतपूर्व प्रोटेस्ट है, सारे वर्ग के लोग सारे जगह अपने आप आके बिना किसी उसके संडे को और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको मतलब उन्होंने सरकार साहब ने ये राय दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार साहब से बात भी की, लेकिन वो अपनी बात से पे अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा दे ही रहे हैं एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ये भी एक चीज़ है कि हाँ, बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ है कि जो पीड़िता मतलब जो लड़की थी उसके माता पिताजी भी इसमें आ गए हैं और उन्होंने कई आरोप लगाया। उन्होंने एक आरोप पहले ये भी उनके पिताजी का था कि जो डीसीपी नॉर्थ था उन्होंने कभी पैसा देने की भी पेशकश की थी, इत्यादि इत्यादि। उनके कुछ इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ ये हैं कि भाई जो उन्होंने 4-5 पॉइंट, ये 24 घंटे क्यों लगे एफआईआर लॉन्च करने में, जब डेड बॉडी मिल गई 24 घंटे तक बॉडी क्यों लॉन्च करने। दूसरा उनका ये था कि वो बॉडी को, उनकी माता पिता का कहना है वो बॉडी को थोड़ी और देर रखना चाहते थे। उनके कुछ गेस्ट आ रहे हों, मतलब गेस्ट मतलब कोई रिश्तेदार नातेदार बाहर से आ रहे होंगे, लेकिन सरकार ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाव डाल के उनसे क्रिमेशन, अंतिम संस्कार जल्दी करने का दबाव डाला था। दूसरा एक ये भी कहना है कि जिस सेमिनार रूम में इस पीड़िता की लाश मिली थी उसके बगल का जो रूम और टॉयलेट है उसको क्यों तोड़ दिया गया, तुरंत इट इज रेज टू ग्राउंड। 3 दिन के अंदर आपने उसको क्यों तोड़ दिया? तो क्या कोई आपने विटनेस और इसको साक्ष्य को मिटाने की ये कोशिश है? और एक चीज मैं कहूंगा कि इन सारे उन्होंने कई इस तरह की चीजें उठाई हैं, प्रश्न उठाए हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब टोन डाउन दिखाई दे रही हैं साफ साफ। ममता बनर्जी अब जो जिस तरह का स्टेटमेंट दे रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई उनके जो माता पिता हैं उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है और अगर वो कुछ भी चाहते हैं उस बच्ची के मेमोरी में, उसके याद में, तो सरकार उसको करने को तैयार है। वो ये भी ममता बनर्जी कह रहे हैं कि भाई जो कलकत्ता के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं विनीत गोयल जी, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन अभी उनका इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा है और कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत नोन हो। हालांकि ये मेरे ख्याल में ये फिल्मी ग्राउंड है, मतलब एक
विनीत गोयल के चलते पूरा कलकत्ता इधर उधर तितर बितर हो जाएगा अगर आप उनको हटा दीजिएगा। तो ये भी बहुत ख़राब स्थिति इसका मतलब सरकार की है कि अगर आप एक पुलिस वाले पे डिपेंडेंट हैं। ये कुछ उसी तरह का तर्क है जो, और काफ़ी चीज़ें ये सीखती हैं सेंटर से भी, और उसके कारण भी बताऊंगा ये सेंटर से क्यों सीखती हैं। खराब बातें आदमी जल्दी सीख लेता है। जो अमित शाह के यहाँ अगर आपको याद हो, अमित शाह नहीं वो तो वित्त मंत्रालय था, बीजेपी सरकार कहती थी ना, वो जो मिश्रा जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी आके कहते थे, ईडी के जो उस समय डायरेक्टर मिश्रा जी थे, इनके चले जाने से सारा ईडी बैठ जाएगा, इनके मतलब एक आदमी से पूरा ईडी बैठ जाएगा। उसी तरह की कुछ ये भी दलील दे रही हैं कि विनीत गोयल जी के जाने से दुर्गा पूजा को लॉ एंड ऑर्डर पे समस्या आएगी। आज एक और चीज़ थी जिसकी वजह से प्रोटेस्ट था, और मुझे लगता है वो भी एक कारण बड़ा प्रोटेस्ट का कल था कि थोड़ा प्रेशर भी सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है ही, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई एबीआई सब बना दिया था, सीबीआई इंक्वायरी कर ही रही है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों को यह है कि ये जो आज की तारीख में जिस तरह से देश में ये सारे बड़े बड़े मामलों को निपटाया जाता है, और बहुत से उदाहरण हैं, और ख़ास करके जो दो लोग इस समय शीर्ष नेतृत्व बैठे वो कितने उसको कैसे मैनेज किया आता है। उस रेफरेंस में ये भी है कि सीबीआई से कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मिलना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए भी प्रेशर एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, बातचीत तो उसमें आज भी सुनवाई हुई, लेकिन अपना सुप्रीम कोर्ट का जो चिर परिचित अंदाज है ना, बहुत हल्ला बहुत मचता है। लेकिन आपने क्या सुप्रीम कोर्ट का पिछले 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष में ऐसा कोई ऑर्डर आया जिसमें आपको लगा कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर, पूरा टोटलिटी में ऑर्डर है। इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, लेकिन पैसा ले लिया तो रखे रहो। अरे भाई गैर संवैधानिक है तो पैसा वापस लाइए। महाराष्ट्र की सरकार गलत ढंग से गिराई गई, बिल्कुल, अरे गलत ढंग से गिराई गई तो उनको हटाइए। ये सारी चीजों पे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे लगातार चल रहा है। मतलब एक कह के हाँ ठीक है। पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल और इसमें भाई बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं है और इसका कोई नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल ही में रखिए तो और उसमें भी तारीख लगा दीजिए। तो इस केस में भी अब 17 की तारीख पड़ गई है। तो वो जो सनी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख में सुप्रीम कोर्ट भी मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए होता है, इसमें भाई आप डायरेक्शन देते। अब 17 तक उन्होंने उसको तारीख ले ली गई है। अब ये जरा समझने की चीज़ है कि मामला फंस कहाँ रहा है। ममता बनर्जी जी टोन डाउन है, सारे लोग ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर है। कुछ लोग पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस तरह का माहौल बना के प्रेसिडेंट रूल करना चाहती है, वो काफ़ी हद तक सही भी था, लेकिन बीजेपी हैज़ फेल्ड टू डू दैट। ये जन आंदोलन ये कहीं से बीजेपी का नहीं है। बीजेपी बीजेपी अब अपने ही परेशानियों में, उनके अपने झगड़े इतने हैं कि उनको इससे ये सब मामलों में उनके पास कोई वो नहीं है। सबसे बड़ा मामला ये है कि देखिए इससे पहले भी कल बंगाल में बहुत से घोटाले हुए हैं, शारदा घोटाला, एजुकेशन, ममता बनर्जी की रिजीम की मैं बात करूँ, बहुत घोटाले हुए हैं, लेकिन ऐसा हंगामा कभी नहीं हो पाया। अभी जो असली मसला है कि ये आ रहा है कि भाई इसमें कहीं टेंडरिंग, पोस्टिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी के पास ही 2 इम्पॉर्टेंट ये विभाग हैं, होम और हेल्थ। इन दोनों की मंत्री ममता बनर्जी हैं। तो अब वो ये भी नहीं कह सकते नहीं उन्होंने क्या उसको मैं अभी सैक करती हूँ या उससे वो लेती हूँ, फिर नहीं, जिम्मेदारी आपकी थी। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से आप, होम मिनिस्ट्री आप संभालें, हेल्थ पूरा जो मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, जो उसके वो जो घोष जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं जिनको आपने 4 घंटे के अंदर दूसरा नौकरी दे दी थी, अब फिर वो हटाए गए और अब वो अरेस्ट भी हो गए, ये सबकी जिम्मेदारी आपकी है। तो माफ़ कीजिएगा, द बक स्टॉप्स एट योर टेबल। तो आप इसको आगे नहीं और इधर उधर खिसकाने में आप वहाँ, इसीलिए आपको इस पूरे मामले में समस्या हो रही है। ममता बनर्जी का एक पक्ष और समझ लीजिए। देखिए ममता बनर्जी 7 बार की सांसद हैं। 84 में पहली बार सांसद बन गई थी, मतलब वो एमएलए नहीं बनी, पहले सांसद बनी 84 में, सोमनाथ चटर्जी को हराया। उसके बाद वो एक इलेक्शन हारी 89 वाला, फिर 91, 96, 98, फिर लगातार जितने इलेक्शन होते गए, 99, 2004, 2009, ये लगातार सारे एमपी के इलेक्शन जीतते गए।
वो एमएलए बनी, फिर चीफ मिनिस्टर बनी, 2011 से चीफ मिनिस्टर हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो पिछला इलेक्शन, वो पहला मतलब जब लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो वो चुनाव हार गई थी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा फर्क समझना होगा उनका और मोदी जी का। मोदी जी चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर हुए, ममता बनर्जी जी एक बड़े समुद्र से छोटी जगह, बड़ा समुद्र मैं कह रहा हूँ यूनियन ऑफ इंडिया के पॉलिटिक्स से, एमपी की पॉलिटिक्स से वो विधानसभा और एक प्रदेश की राजनीति कर रही है। तो जो एक्सपोजर है और जो है वो गेम को ठीक से समझती हैं, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसको करना है, ये वो समझती हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इसका अगर पॉलिटिकल पक्ष देखें कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, दो चीज़ें हो रही हैं। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, एक तो यह है कि लोग गुस्सा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंशिया, बुद्धिजीवी वर्ग, ये सब ममता बनर्जी के विरोध में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बीजेपी के पक्ष में है, वो बीजेपी उनको बड़ा है कि बीजेपी को हाथों हाथ ले रहे हैं, नहीं। बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल जैसे जगह पे कोई स्कोप नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम कराते रहेंगे, जितना हिंदू मुस्लिम कराते रहें, वेस्ट बंगाल थोड़ा हिंदू मुस्लिम से ऊपर है। कुछ तो मिलेंगे, हर जगह हिंदू मुस्लिम मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर है। और दूसरी बात यह है, ये उत्तर प्रदेश में चल सकता है कि मोदी जी आ गए और अमित शाह आ गए, गुजरात से आ गए, यहाँ बनारस से जीत गए, अमित शाह यहाँ सबको फटकारना अटकारना कर रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल नीड्स अ लोकल लीडर। वो बाहर वालों से गवर्न नहीं होगा। मतलब वहाँ से गुजरात के अफसर आके वहाँ का पीएमओ वो करेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बंगाली साइक को। तो वहाँ पे भी जो मुझे लगता है कि एक दिक्कत है, इसलिए बीजेपी का वहाँ कोई वो नहीं। इसमें भी दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की इस समय क्वेश्चन है, उनको जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है। लेकिन ये थोड़ा अर्बन सेंट्रिक ज़्यादा है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ नहीं उतनी पहुंची है। और जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उस पर वोट की दृष्टि से कोई बहुत फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ रहा है। अर्बन ज़रूर उनको पड़ेगा, और अर्बन वोट के लिए उनके पास बहुत तरह तरह के नुस्खे होते हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट को उठाती हैं, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स को उठाती हैं, वन ऑफ द बेस्ट साहित्यकारों को उठाती हैं, आईएएस अफसरों को उठाती हैं, उनको ले जाके वो खड़ा कर देती हैं, उससे गुडविल मिलती है, और वो उस गेम को वो ठीक से जानती हैं। तो और कांग्रेस और लेफ्ट की मुश्किल ये है कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। जो कोई लीडर नहीं है। दोनों पार्टियों की समस्या है कि कोई लीडर नहीं है जो चैलेंज करे। ममता बनर्जी का पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता है कि वोट की दृष्टि से कोई होगा, लेकिन यस, इमेज की दृष्टि से दिक्कत होगी। और एक काम ममता बनर्जी जितनी जल्दी सीख जाए अच्छा है। उनकी बहुत सी चीज़ें ये होती हैं, वो जो इतना खट से बोलती हैं, मतलब ट्रिगर हैप्पी जिसको बोलते हैं, आज वो अकेले खड़ी हैं, तनहा खड़ी हुई हैं, उनके साथ लोग नहीं खड़े हैं। और मुझे ठीक से याद है कि जब एक 20-22-25 दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कि भाई ये बंगाल में बहुत सीरियस है, इसकी बात होनी चाहिए। उनको नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत 1 घंटे के अंदर उन्होंने चालू हो गए, कांग्रेस को देखो, आप ना देखो, ये हुआ था। अरे भाई, आपको अगर कोलिशन पॉलिटिक्स करनी है तो आपको थोड़ा ये भी देखना होगा कि पुरानी बातों को करने लगेंगे तो कोई एक पग आगे नहीं चल सकता है। तो वो भी एक ममता बनर्जी की स्टाइल है, जिसका उनको लगता है कि बंगाल में मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ममता दीदी अगर देश की सबसे बड़ी कुर्सी का सपना है तो फिर थोड़ी तो स्टाइल चेंज करनी ही होगी। और ममता दीदी केवल रेप के अगेंस्ट बिल पास कर देने से और सज़ा बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। इस केस में निष्पक्ष जांच करा दीजिए, और किसी दोषी को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हीनियस क्राइम किया है कि उसमें अगर कभी रहे भी हो तृणमूल कांग्रेस की आपके करीबी, उनको बिल्कुल जो उनको सज़ा है वो माकूल सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं से भी इस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके आपके नेतृत्व में इस तरह की आप अगर करेंगे तो आप में लोगों का शायद विश्वास फिर से एक बार लौट आए। लेकिन फ़िलहाल के लिए लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं कि जांच कितनी इंडिपेंडेंट होगी। थैंक्स सो मच।